Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our first lecture of chapter 11, Simple Equations, dated on 13th April 2020. Today we will start chapter 11, Simple Equations. So before that, first of all, I want to ask you that what is algebra? algebra क्या है? algebra ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि डील करती है लेटर्स और अदर जनरल सिंबल्स में के साथ, ठीक है, जो कि नंबर्स को या क्वांटिटीज़ को, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को फार्मूला या इक्वेशन में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि अगर हमें कोई फार्मूला या कोई इक्वेशन बनानी है, कोई मैथमेटिकल सेंटेंस लिखना है, ठीक है, तो उसके अंदर हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। हम डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू या तो अननोन होती है या फिर कोई ना कोई वैल्यू वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ है वेरिएबल, ठीक है। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी। वेरिएबल एक सिंबल है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि वेरी कर सकती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि आपके जो घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसके अंदर जो एक आपके जो पर यूनिट्स होते हैं, यानी कि एक तो आपका होता है पर यूनिट चार्जेस, यानी कि अगर 5 रुपये के हिसाब से आपको पर यूनिट बिजली चार्ज की जा रही है तो वो तो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा उस वेरिएबल का, ठीक है। लेकिन एक्स क्या है? आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, ठीक है। आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को एक्स वेरिएबल का नाम दे दिया, तो अब आपका कितने भी आप यूनिट्स इस्तेमाल कर लें वो आपके पर यूनिट चार्जेस से मल्टीप्लाई होकर आपका बिल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल उस लेटर को कहते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू या तो वेरी कर रही हो या फिर वैल्यू अननोन हो, हमें मालूम ना हो, और हम उसे इक्वेशन की या एक्सप्रेशन की मदद से फाइंड करें आंसर। कांस्टेंट वो टर्म होती है जो कि फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो कि कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। और कांस्टेंट की पहचान ये है कि उसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट की पहचान ये है कि उसके साथ कोई वेरिएबल लिखा हुआ नज़र नहीं आता। गोया ये कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मौजूद होता है, ठीक है, विद द पावर ऑफ ज़ीरो, बट चूँकि एक्स की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो इक्विवेलेंट टू 1 होती है। इसलिए हम जो है वो उस वेरिएबल की जगह यानी कि कांस्टेंट टर्म में वो वेरिएबल नहीं लिखते, ठीक है, और डायरेक्टली सिर्फ कांस्टेंट नंबर लिख देते हैं और उसके साथ कोई वेरिएबल मेंशन नहीं करते। कोफिशिएंट वो नंबर कहलाता है जो कि वेरिएबल के से पहले वेरिएबल के साथ लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, जबकि 1 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। इसके बाद हैं पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल से पहले जो नंबर मौजूद होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि ये वेरिएबल कितनी दफ़ा मौजूद है या ये वेरिएबल कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है। जैसे कि 7n का मतलब है कि 7 n's आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से n जो है वो वेरिएबल हो जाएगा और ये जो 2 है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और ग्रीन कलर से यहाँ जो प्लस की साइन है ये ऑपरेशन या ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। ये दो एल्जेब्रिक टर्म्स को या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में ज्वाइन कर रहा होता है, ठीक है। 7n और 2 खुद में यानी कि 7n पूरी जो है ये एक टर्म कहलाएगी, जबकि 2 जो है ये एक कांस्टेंट टर्म यानी कि ये भी एक टर्म कहलाएगी। इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, उसे हम एल्जेब्रिक टर्म कहते हैं। टर्म क्या होती है? अ टर्म, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थिंग और टू एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट। अगर किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करना है या किसी वर्ड या फ्रेज़ को हमें एक्सप्रेस करना है मैथमेटिकल सेंटेंस के अंदर, तो हम उसे टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये 2x है, तो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट इसके पीछे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 कैंडीज़ हैं और कैंडीज़ को मैं x का नाम दे दूँ, तो मेरे पास x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैंडीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो उसके पीछे 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास 2 कैंडीज़ हैं, ठीक है। तो और 2x को अगर हम ब्रेक करेंगे तो x प्लस x में ये ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन कहलाता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है। किसी ना किसी ऑपरेटर की मदद से दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को अगर आपस में जोड़कर लिख दिया जाए, मिलाकर लिख दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स मिलकर क्या बना देती हैं, एक एक्सप्रेशन बना देती हैं, ठीक है। बेसिकली एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव एन इक्वल साइन, सही है, मैथमेटिकल सेंटेंस है और इसके अंदर कोई इक्वल साइन नहीं होता, यानी कि हम किसी भी दूसरे एक्सप्रेशन या दूसरी टर्म के साथ इसको कंपेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है। कोई रिलेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन या किसी दूसरी टर्म के साथ हम इसका रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहे होते, बस ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि मेरे पास 2 अनियंस हैं और 5 रुपीज़ हैं, तो 5 रुपीज़ कॉन्स्टेंट हो गए और 2 अनियंस का मतलब क्या है कि x मैंने अनियन को कह दिया, तो 2x + 5 इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, उस एक अनियन की कीमत हो जाएगी, तो 2 रुपीज़ अनियन की कीमत जो भी है XYZ, ठीक है, जो भी वैल्यू है, जो भी कीमत है, उससे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 2 अनियंस लिए हैं, ठीक है, और 5 उसमें प्लस कर देंगे क्योंकि 5 रुपीज़ हमारे पास अलग से मौजूद हैं। तो देखें ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस, एक सिचुएशन है जिसको हमने मैथमेटिकल सेंटेंस में लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आती है एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क ये है कि दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशंस को अगर इक्वल के साइन के साथ जोड़ दिया जाए, इक्वल का साइन हो, नॉट इक्वल का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, तो ऐसी सूरत में ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि आप एक टर्म या एक एक्सप्रेशन को दूसरी टर्म या दूसरी एक्सप्रेशन से के साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उसका दूसरे एक्सप्रेशन के साथ ताल्लुक़ बयान करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने नॉट इक्वल का साइन लगाया है, ये क्या कर रहा है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है कि 5 6 के बराबर नहीं है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ कि 5 इज़ लेस देन 6, तो भी ये एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है कि 5 6 से छोटा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 5 इज़ इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है। ये था अरिथमेटिक इक्वेशन जिसके अंदर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं था, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है अरिथमेटिक इक्वेशन की जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 2x + 5 बराबर है किसके, x² - 6 के, ठीक है। तो ये दो अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर हैं, यानी कि इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इनका आंसर सेम आएगा, ठीक है। रेड कलर में एक टर्म को मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो पर्पल कलर है उसमें एक्सप्रेशन को मेंशन किया है, और जबकि जब इक्वालिटी का साइन मिलाकर दोनों एक्सप्रेशंस को जोड़ दिया गया इक्वालिटी के साइन के साथ, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट की। तो पावर इंडेक्स, एक्सपोनेंट, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 7xy, तो इसके अंदर कोई पावर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ना x के ऊपर कोई पावर है, ना y के ऊपर कोई पावर है। तो अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर मौजूद नहीं है तो उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1 है, ठीक है। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा तो दैट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। तो पावर यहाँ पर क्या है, एक्स वाई की 1 पावर है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ठीक है। जबकि जो दूसरा एक्सप्रेशन है इसके अंदर x की पावर 3 है और y की पावर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये कि अगर हम 5x लिखते हैं तो 5x का मतलब ये होता है कि x 5 बार प्लस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम x की पावर 3 लिखते हैं तो पावर 3 का मतलब ये होता है कि x 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है लाइक टर्म्स वर्सेस अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल भी सेम हो और उनके साथ मौजूद जो पावर है, उन वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर मौजूद है वो भी सेम हो, ठीक है। अगर एक जगह x लिखा हुआ है और एक जगह x² लिखा हुआ है तो x और x² दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, x अलग टर्म है, x² अलग टर्म है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं x² और x² की बात करूँ, y² और y² की बात करूँ, xy एंड xy की बात करूँ, x एंड x की बात करूँ, तो ये सब क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है और इनके कोफिशिएंट इनकी जो पावर है वो भी सेम है,
ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने डिफाइन की हुई हैं कि x + 3x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, जब y + 3y + 4y ये जो हैं लाइक टर्म्स हैं। कोफिशिएंट भले इनके अलग हैं लेकिन इनके जो वेरिएबल हैं वो भी सेम है और उनके वेरिएबल पर जो पावर मौजूद है वो भी सेम है। सो दैट्स वाई ये लाइक टर्म कहलाएंगी। जबकि यहाँ पर x, xy एंड xyz ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, माना कि यहाँ पर x मौजूद है और x के ऊपर तीनों के ऊपर पावर भी x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर खाली x लिखा हुआ है, यहाँ पर xy लिखा हुआ है, यहाँ पर xyz लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हैं, अलग अलग वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद है कि जब भी हमें इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना होता है तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर इक्वेशन की एक साइड के ऊपर हमारे पास प्लस टर्म दी हुई है, जैसे कि x + 4 = 5, तो अगर इस प्लस x को हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहला काम यह है कि x को सेपरेट कर लिया जाए। ठीक है, जो टर्म मालूम करनी है उसको सेपरेट कर लें, यानी उसके पास जितनी टर्म्स भी मौजूद हैं उन्हें इक्वालिटी की दूसरी साइड पर भेज दें। ठीक है, और जो लाइक टर्म्स हैं जो कि इक्वालिटी की दूसरी साइड पर हैं, अगर वो हैं तो वो इक्वालिटी की राइट साइड पर वापस ले आएँ ताकि वो इस राइट साइड पर लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, तो ये जो +4 है ये जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर -4 दिया हुआ है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, तो ये जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो राइट साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4x जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं = 8 लिखा हुआ है, तो ये जो 4 है ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर x से 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और = 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर x2 जो है वो x से डिवाइड हो रहा है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिक रूल्स हमने लाजमी याद रखने। इसके बाद आते हैं कि अगर हम जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है, तो उनके दरमियान साइन का क्या रूल होगा, यानी कि आंसर में क्या साइन आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी दो एक्सप्रेशंस को, दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड किया जाता है तो पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या वो दोनों लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। अगर वो दोनों लाइक टर्म्स हैं सो दैट मीन्स के हम उनके दरमियान में एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं तो फिर उनके दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो पॉसिबल है लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनके दरमियान पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हैं जिनकी साइन सेम है, सही है, तो सेम साइन वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, चाहे माइनस 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 सबकी साइन माइनस हो, चाहे सबकी साइन प्लस हो। ठीक है, अगर साइन सेम है तमाम टर्म्स की, लाइक टर्म्स की, तो हम उन्हें आपस में ऐड कर लेंगे, और अगर उनकी साइन सेम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम उन्हें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब हम माइनस कर लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, तो उसके बाद आंसर में कौन सी साइन लगाएंगे, प्लस की साइन लगाएंगे या फिर माइनस की साइन लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास दोनों टर्म पॉजिटिव हैं तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, अगर आपके पास दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है तो इस सूरत में आप ये देखेंगे कि ग्रेटर नंबर जो है, जो बड़ी टर्म है, सही है, उसकी साइन क्या है। अगर ग्रेटर नंबर की साइन प्लस है तो आपके आंसर में प्लस की साइन आएगी, अगर ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है तो आपके आंसर में माइनस की साइन आएगी। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लिकेशन साइन रूल। मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। रह जाती है बात साइन की, तो अगर दोनों टर्म प्लस की हैं तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों टर्म माइनस की हैं तब भी आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी टर्म नेगेटिव है तो दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, और आखिरी बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, सही है, वो ये है कि हमें बॉड मास यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का ख्याल रखना है। सबसे पहले अगर हमारे पास सवाल के अंदर ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन में या एक जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसके अंदर पावर ऑर्डर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को पहले सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद वो 5 से जाके ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, वो सब बात की बात है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, पावर ऑर्डर पर ध्यान देना है। सही है, जब हम पावर को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हमने डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड और आखिर में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बॉड मास का रूल लाजमी आपने जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने, इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो, उसको सॉल्व करते हुए आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 11A स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
बस होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म। सबसे पहले ये कि आपने टाइटल पेज बनाना है चैप्टर 11 का, ठीक है। इंडेक्स मेंटेन करना है, हर पेज पर डेट, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर मेंशन करनी है, ठीक है। और आज का लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर आपने रिवाइज करना है, ठीक है। इसको दोबारा समझना है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।